मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आपसे आग्रह भी करता हूं, अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिख दो। मेरे वीडियो लगभग सभी वही हैं, या तो मैंने पत्रिका लिखी है या पत्रिका देखी है या लाइव प्रोग्राम में बताया है या कॉमेंट्स में भी मैंने बताया है। मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स में बहुत सारी चीजें बता देता हूँ, लेकिन अध्ययन करता हूँ तो फिर मैं कभी उसका वीडियो भी बना देता हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। फिर मैं ये भी देखता हूँ भाई ऐसा वीडियो जो आपका मार्गदर्शन कर सके और कुछ यूट्यूब में भाई लोग देखें भी, तब तो वीडियो बनाने का फायदा है। मैंने अनुभव देखा है, मैं जिसकी भी कुंडली बनाता हूं वो मुश्किल से कोई एक आधा आदमी लिखता है कि गुरुजी बहुत आपका धन्यवाद। कोई ये नहीं लिखता कि आपने मेरी कुंडली का मार्गदर्शन किया, आपका धन्यवाद। वो ऐसा कोई नहीं लिखता। पता नहीं क्यों घबराते हैं भाई। आपको अच्छा लगता है, आपकी कुछ त्रुटि उठी है तो वो भी लिख दीजिए ना, कोई समस्या नहीं है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार करेंगे। मेरे पास कुंडलियां लिखने के लिए आती हैं, मैं देखता भी हूं, लोग आते हैं, मैं लाइव प्रोग्राम में भी आपसे देखता हूं और आप लोगों को भी देखा होगा। मैंने देखा बहुत से हमारे दर्शक अनभिज्ञ रहते हैं, वो दोष किसी को पता ही नहीं चलता है, कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। वो है एक जननी नक्षत्र दोष, एक नक्षत्र दोष। अगर आपके घर में किसी का एक ही नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वो भी अशुभ है, कष्टदायक है। आपने कितनी भी पूजा कर ली, कितना भी दोष निवारण कर लिया, कितनी भी कुंडली रख ली, लेकिन वो एक नक्षत्र दोष भी परेशानी देता है, घर में अशांति का कारण बनता है। जैसे पिता का एक नक्षत्र हो तो पुत्र का हो या पुत्री का हो, माता का भी एक नक्षत्र हो तो पिता या माता के साथ में भी हो, तो इस तरह से, या एक ही समय पर दोनों बच्चे पैदा हुए एक नक्षत्र में, तो ये एक जननी नक्षत्र योग जो है ये भी परेशानी देता है। उसकी भी शांति करा लेनी चाहिए। आम आदमी उसको ध्यान में नहीं देता। कोई भी पंडित जी या कोई भी दो चीज आचार्य आपको सब चीज बता देता और आपने कर लिया और उस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो आपके मन में निराशा ये रहेगी, नेगेटिव पॉइंट आएगा उस पंडित जी के लिए, यार उन्होंने ये बताया था वो तो मैंने कर लिया, कुछ हो ही नहीं रहा है। उसको भी ध्यान रखिए, एक नक्षत्र दोष को। इसके ऊपर मैंने अपना एपिसोड 151 भी बनाया है और आज मुझे जरूरत पड़ी तो, क्योंकि मेरे पास कुंडली ऐसी आई जिसमें कुछ और भी नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र दोष के अलावा और भी कुछ है। जैसे एक नक्षत्र जन्नी दोष, फिर कुछ कठोर नक्षत्र होते हैं जो कि हमारे संबंधियों के लिए परेशानी होती है, कुछ उससे भी ज्यादा कठोर होते हैं जो मृत्यु तक कष्ट दे देते हैं, और फिर पिता की अकाल मृत्यु के भी हो जाते हैं, कुछ सामान्य हानिकारक भी होते हैं नक्षत्र। तो उसकी मैं पूरी चीज आपको मैं आज फिर दोबारा से बताता हूं। एक नक्षत्र दोष क्या है? एक परिवार में दो सदस्यों का जन्म हो तो परिवार में कष्ट का कारण बनता है और छोटे सदस्य को प्रतिकूल प्रभाव सहन करना पड़ता है। ये साधारण बात हुई जो एक नक्षत्र दोष में घर में हो। ये एक पैतृक अभिशाप है, इस पर कोई नहीं देखता है। जैसे मान लिया कि आपका भी एक ही नक्षत्र, आपके पिता का, आपके बच्चे का भी एक नक्षत्र है, तो वो छोटा कौन हुआ? आपका बच्चा हुआ, उसके लिए हानि होगी। माता का भी वही नक्षत्र है और बेटे का भी वही नक्षत्र, तो बेटे के लिए हानि होगी, तो छोटा सदस्य वो है, वो हो गया एक नक्षत्र दोष। इसके अलावा एक समय पर जो बच्चे होते हैं वो भी छोटा बड़ा होता है, 2-4 मिनट का तो फर्क रहता है, आप ऐसा मान सोचिए, तो उनके भी नक्षत्र दोष की शांति करा लेनी चाहिए। इसको जन नक्षत्री दोष बोला गया है और इसको कोई ध्यान नहीं देता, सब अपनी पूछते हैं। उसके प्रभाव से आपकी ग्रह में पूरी अशांति हो जाती है, पूरा कार्यभार रुक जाता है। ये ध्यान रखो, मैंने अनुभव में देखा है। उसके बाद कुछ है कठोर नक्षत्र। कठोर नक्षत्र में कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो भी आप ध्यान नहीं देते। पूर्वाषाढ़ा जिसके स्वामी शुक्र है वो कठोर नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र जिसका स्वामी चंद्रमा है, पुष्य नक्षत्र जिसके स्वामी चंद्रमा है, इनके प्रभाव परिवार में गंभीर होते हैं। इसमें भी अलग चीज है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अगर एक चरण है तो माता के लिए, 2 चरण है पिता के लिए, 3 चरण है मामा के लिए और चौथा चरण है तो स्वयं के लिए होता है।
ये कठोर हैं, संघर्षशील बनाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता और ये कष्ट दे देते हैं। हस्त नक्षत्र चरण 1 है तो स्वयं को गंभीर परेशानी, 2 है तो माता को, 3 है तो पिता को, 4 है मामा को। ये एक नक्षत्र जननी से अलग बात है, ये चरण के हिसाब से है। आपका जन्म मान लिया हस्त नक्षत्र में हुआ है, अगर चरण 1 है तो आपको स्वयं को गंभीर परेशानियां आएंगी, 2 है तो माता के लिए होगा, 3 पिता के लिए, 4 मामा के लिए होगा, ये है। और इससे भी और अधिक कष्ट है आप किसी भी चीज के लिए। उत्तरा फाल्गुनी चरण 1, अश्लेषा चरण 3, चित्रा चरण 4 और रेवती चरण 3। इसमें अगर लड़का है, इस नक्षत्र में अगर पुत्र है तो उसके पिता के लिए कष्ट आ जाते हैं। मैं यहीं पर एक बात बीच में बता दूं, ये गंडमूल वाली बात नहीं है, गंडमूल नक्षत्र से अलग नक्षत्र है जिनको कि कठोर संगम नक्षत्र बोला गया है। और लड़की है तो माता को कष्ट दे देती है। ये अभी ऐसे कुछ नक्षत्र हैं जो मैंने आपको 151 एपिसोड में लिया, वो मेरा अनुभव मिला। उसमें अगर पुष्य नक्षत्र हो और यहां पर करक लगन हो, ध्यान देना दर्शकों, आपका यहां पर करक लगन है और उसी में चंद्रमा है और पुष्य नक्षत्र है, वो आपका हस्त नक्षत्र है, कन्या लगन है, यहां पर 6 लिखा हुआ है, चंद्रमा भी साथ में है, हस्त नक्षत्र है वो भी, और आपका यहां पर धनु लगन है, 9 लिखा हुआ है और यहां पर कन्या है, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। ये 3 नक्षत्र पिता के लिए अत्यंत भारी होते हैं। इसमें पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट और भी ग्रह उसके हिसाब से बन जाते हैं और भी ग्रह ऐसे हों पिता के इसमें तो उसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा नहीं होगी, लेकिन योग बन सकते हैं। और सामान्य हानिकारक नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी चरण 1, कृत का चरण 2 और चरण 3। ये अगर पुत्र के हैं तो पिता को होगा और लड़की के हैं तो माता के लिए भारी हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया नक्षत्रों और नक्षत्र चरण का। मैंने अपने 151 एपिसोड में मैंने पुनरावृत्ति की है। सामान्य तौर पर इनको कोई हमारे ज्योतिषी पंडित जी बताते नहीं हैं, सिर्फ 2 ही चीज बताते हैं, गंडमूल नक्षत्र मूल नक्षत्र में हो गया या मृत्यु के समय पंचंग नक्षत्र में हो गया। ये नक्षत्र जितने मैंने बताए हैं मैंने अनुभव लिया है और मैंने 151 में उसके नक्षत्र से और भी कहीं से भी मैंने कितने देखी है, ये पूरे सक्रिय होते हैं और पिता को हानि होती है, तो इनके भी शांति कर देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो ये मैंने आपको सारे एक नक्षत्र दोष बताया। अभी बात चलते हैं, एक नक्षत्र दोष पैतृक अभिशाप मैंने बता दिया, घर में अशांति का कारण बनता है, एवं अन्य कठोर नक्षत्र और बाकी जितने भी कठोर नक्षत्र थे मैंने बता दिए। जातक का जन्म 2 अक्टूबर 1997 शुक्ल पक्ष हस्त चरण 3 में हुआ, गुरुवार को हुआ, सुबह 7 बजे हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन था और चंद्रमा 18 डिग्री 59 मिनट लेकर के हस्त चरण में था। ये वही आ गया पिता की अकाल मृत्यु जैसे कष्ट, जैसे अकाल मृत्यु में कष्ट होता है, मतलब इतना भयंकर कष्ट हो जाता है। हस्त नक्षत्र और कन्या लगन पिता के लिए भारी हो जाता है। मूल नक्षत्र नहीं है, आपने सिर्फ मूल ही देखा होगा, तो पिता के लिए भारी हो जाता है। लगन में चंद्रमा 89 लेकर के अस्त है, सूर्य 15 डिग्री का और बुध लग्नेश है और 10वें भाव का स्वामी है। बुध भी अस्त है लेकिन 10 डिग्री पर दूरी पर है, थोड़ा सा बुध प्रभाव देगा। चंद्रमा बिल्कुल प्रभाव नहीं देगा, 3 डिग्री पर है और नवांश में भी चंद्रमा सूर्य के नजदीक है और बुध सूर्य से दूर है, तो बुध तो प्रभाव दे देगा लेकिन चंद्रमा प्रभाव नहीं देगा। और जब चंद्रमा अस्त हो जाता है तो अमावस्या योग हो जाता है, चाहे शुक्ल पक्ष एकम हो या चतुर्दशी हो। चंद्रमा अस्त तो अमावस्या योग, अमावस्या योग ऐसा है अपने आप में यह है कि पितरों का भारी प्रभाव है, उनके पितर रुष्ट हैं, ये ऐसी स्थितियां। द्वितीय भाव में तुला राशि का शुक्र 9 भाव का स्वामी भी है। मंगल तृतीय भाव में अपनी राशि का है और गुरु नीच राशि में है, 18 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है और गुरु केंद्रापति दोषी भी है। केतु 6ठे भाव में 24 डिग्री लेकर के, राहु 24 डिग्री 43 मिनट द्वादश भाव में। द्वादश भाव में राहु प्रबल पित्त दोष माना जाता है, क्यों? द्वादश भाव खर्चे का भाव है, कष्ट का भाव है और राहु जेल यात्रा का भाव है,
ऐसा किसी प्रकार का दंड भी बना सकता है, और सेवा सुख का भी भाव है, उसमें भी परेशानी आ जाती है। नवांश देखते हैं तो विश्व नवांश में कोई ग्रह नहीं है। पुष्कर नवांश में सूर्य, केतु, मंगल, तीन ग्रह सूर्य, केतु, मंगल पुष्कर नवांश में है। जन्म नक्षत्र हस्त, 22वां नक्षत्र पुनर्वसु, गुरु विनाशकारी बन गया। गुरु पहले से ही है, वक्री तो है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन विनाशकारी होगा, 2 केंद्रों का स्वामी होगा, प्रभावहीन हो गया और फिर विनाशकारी हो गया। यहां पर यह बात रही। और दशा चल रही है राहु की महादशा 26 तक। राहु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, कोई खराब दशा नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन तारा पद्धति में खराब दशा नहीं है। अभी दर्शकों, शनि और सूर्य आमने सामने हैं। शनि और सूर्य आमने सामने है तो ये टकराव की स्थिति बन गई। लगन को भी परेशानी आ गई और सप्तम भाव को भी परेशानी आ गई। विवाह में भी बाधा आ जाती है। ऐसे जातक के शादी में भी, विवाह में परेशानी आ जाती है। शादी का कारक शुक्र है, द्वितीय भाव में है, केतु की दृष्टि में है, मृत अवस्था में केतु के भी 24 है, तो यहां पर शुक्र भी पीड़ित हो गया। यहां पर शुक्र तुला राशि में अपने भाव में है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, भाग्य भाव का स्वामी है, तो यहां पर जातक धनी तो होगा। किसका धनी होगा? भगवान को मानने वाला होगा। धन तो नहीं है उसके पास, तो 9 भाव का स्वामी है। धनी कई प्रकार के भी होते हैं। शुक्र में त्वरित निर्णय लेने वाला भी होता है, वो अच्छी बात होती है, लेकिन यहां पर केतु से पीड़ित है। अगर जब अंतर्दशा खराब आ जाएगी तो जातक उच्च कोटि का मदिरापान भी कर सकता है, ऐसा नहीं है करेगा ही, बचना चाहिए, कर सकता है। विवाह में बाधा आ गई। सूर्य शनि यहां पर टकराव की स्थिति में है और गुरु उच्च दृष्टि से यहां पर देख रहा है, लेकिन विनाशकारी हो गया। उच्च दृष्टि से देख रहा है, गुरु कुछ काम नहीं देगा, कोई नहीं देगा। दूसरी तरफ एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा यहां पर अस्त हो गया। जब चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी होकर के फल नहीं दे रहा, तो गुरुदेव तो उससे नीचे कुर्सी पर बैठे हैं और विनाशकारी यहां पर नहीं देगा। कोई प्रभाव, गुरु का प्रभाव ही नहीं है। आप ऐसा समझ लो गुरुदेव है ही नहीं, सिर्फ बैठे हुए हैं, तो विनाशकारी बन गया। तो ये एक समस्या आ गई कि हस्त नक्षत्र पिता के लिए अशुभ है। कैसा भी अशुभ हो सकता है। बच्चे, नौकरी की बात करें तो 10वें भाव का स्वामी यहां पर है, लेकिन यहां पर 10 डिग्री में सूर्य का प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, शनि पंचमेश भी है, लेकिन 6ठे भाव का भी स्वामी है। तो कहीं ना कहीं यहां पर परेशानी आती है। और बुध यहां पर भद्र महापुरुष योग बनाता है, लेकिन जब अस्थि हो गया तो भद्र महापुरुष योग कैसे बनेगा? क्यों? लगन के उदय का 22 डिग्री है, बुध के तो 5 डिग्री है, 17 डिग्री का फर्क हो गया। उदय भी चाहिए। तो यहां पर नौकरी में परेशानी आ गई, लेकिन फिर भी नहीं, नौकरी अवश्य मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मंगल अष्टम दृष्टि से 30वें भाव को देख रहा है। मंगल अष्टमेश भी है, 30वें भाव का स्वामी है और 10वें भाव को देख रहा है। उच्च कोटि की तो नहीं, लेकिन अच्छा योग बनता है, क्यों? दिग्बली माना जाता है। मंगल उसको देख रहा है। जब दशांतर दशा आएगी तो मंगल नौकरी दे देगा। अगर अच्छा होगा, ये दोष क्यों आए? अगर इन दोषों का प्रायश्चित अगर कर लेता है तो जातक को सोने पे सुहागा बनेगा। कैसे बनेगा सोने पे सुहागा? देखिए, शुक्र का विनाशकारी का योग खत्म हो जाएगा प्रायश्चित करने पे, जिसको पितृदोष पूजा कहते हैं। अमावस्या योग में पितरों की शांति हो जाएगी, उनकी मुक्ति हो जाएगी नारायण बलि श्राद्ध करने में। और बुध को अस्त के लिए सूर्य को लगा था, जल दो और बुध का रत्न गले में धारण करो, तो आपको अच्छी नौकरी भी मिलेगी, मंगल भी देगा, बुध भी अच्छी नौकरी देगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। और हस्त चरण चंद्रमा का नक्षत्र है, शांति कराओ। और अगर अभी शांति का प्रभाव नहीं बनता है तो हर सोमवार को भोलेनाथ को जल अभिषेक करो, क्योंकि ये पिता के लिए भारी कैसे हो सकता है। देखिए, मैं आपको समझने का तरीका मैं बताता हूं, आसान तरीका। जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, अभी 28 साल की उम्र हो गई भाई, अगर व्यवसाय नहीं करेगा तो जरूरी बात है पिता के लिए भारी रहेगा। उसको कष्ट होंगे कि नहीं होंगे, और वो कष्ट कितने बढ़ जाएंगे वो तो सीमा भगवान श्री हरि को ही मालूम है। लेकिन अच्छा है कुंडली, ये हमारे पास लगी है। मैंने ऐसी कुंडलियां कोई भी बनाई है और उनको मैंने मार्गदर्शन किया है और लोगों को फायदा हुआ है। ऐसे जातक पितृदोष निवारण करें, क्यों आए, उनका प्रायश्चित हो जाएगा, गुरु भी फल देने लगेगा। चतुर्थ, अब देखिए राहु पंचम दृष्टि से यहां देख रहा है,
राहु की पंचम दृष्टि सुख भाव पर, सुख तो दे, अब तनख्वाह आएगी, पैसा आएगा तब तो सुख मिलेगा, या तो सुख ही नहीं है। और चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी अस्त हो गया, शुक्र धन कुटुंब का सुख मिल रहा है, लेकिन अपना सिद्धांत या आध्यात्मिक का धनी है, पैसा तो है ही नहीं उसके पास, क्या करेगा। अच्छी सोच है, सोच खराब नहीं है, बालक की अच्छी सोच है। क्यों? लगन में बुध है, भद्रपुरुष योग, अस्तित्व तो है, फल तो पूरा नहीं मिल रहा, लेकिन बुध का अस्तित्व तो यहां बैठा हुआ है, बुधादित्य योग तो बन तो रहा है यहां पर छठे भाव में, लेकिन अस्त है ना, इसलिए नहीं बन रहा है। अगर इसको हम उदय कर देंगे, इसका हम उपाय कर लेंगे, शनि को सूर्य को जल दे देंगे, पितृदोष निवारण कर देंगे, बुध का रतन धारण कर देंगे, बुद्धादित्य योग जागृत हो जाएगा, तब आपको फल मिलेगा, शादी भी होगी, व्यवसाय भी मिलेगा, सब कुछ होगा। क्यों? कर्म साथ में लेके आया है, लेकिन कर्म बुझे हुए हैं, मुरझाए फूल की तरह है, उन फूलों को तरोताजा करना पड़ेगा। सूर्य को जल दे दिए, फूल को जल देने की जरूरत नहीं है, तो अब रत्न धारण कर लिए, प्राश्चित कर लीजिए, राह आसान हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।